हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल सिंपल स्टडी बाय शैली। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम मार्च 2025 के करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम सारे ही नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो देखेंगे। और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और इसके जो सराउंडिंग एरिया में कोई डेवलपमेंट हुई हैं वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश में हिप्पा बहुत न्यूज़ में रहा, क्योंकि इसका नेम जो है वो चेंज करके लेट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा गया। इसकी अनाउंसमेंट सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 1 जनवरी 2025 को करी, जब हम 50th एनिवर्सरी हिप्पा की सेलिब्रेट कर रहे थे। हिप्पा बेसिकली फोकस करता है टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग, जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी, और ताकि हम जो है वो गुड गवर्नेंस अचीव कर सकें। अब जितने भी एचएएस के अधिकारी होते हैं और भी ऑफिशियल्स होते हैं जो गवर्नेंस में इन्वॉल्व्ड हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो हिप्पा में हमें देखने को मिलती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे इसलिए रखा गया क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी साबित हुई। बी इट द पॉलिसीज़ फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ और फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, जो हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनके लिए इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, बहुत सारी फंडिंग दी 2004 से 2014 तक, जब इनका टेन्योर था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड एक छोटा-सा फैक्ट आपको बता देती हूँ कि महासू, डांगली और झाली, ये कुछ फेमस फ़ोक डांसेस हैं हिमाचल प्रदेश के। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ लगता हुआ एक राज्य है, जहाँ पे हमें लास्ट ईयर अंजी खड्ड के ऊपर एक ब्रिज बनता हुआ देखने को मिलता है, जो इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है। इसमें देखिए, जैसा मैंने ये आइकन यहाँ ड्रॉ किया है, इसी टाइप का ब्रिज आपको देखने को मिलता है कि सेंटर में एक पॉली या पेलोड के लिए एक बड़ा सा पिलर होता है, जिसके साथ जो है वो बहुत सारी केबल्स कनेक्टेड होती हैं, जो उस पूरे ब्रिज का वेट जो है वो उठाती है। तो देखिए, ये रियासी रीजन में लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में, और जो उधमपुर से रेलवे लाइन चलती है उसके ऊपर ये आपको ब्रिज देखने को मिलता है। इसकी हाइट, इसकी लेंथ जो है वो 725.5 मीटर है, जबकि हाइट जो है वो रिवर बेड से 331 मीटर है। तो आप अपने आप देखिए कि रिवर बेड से 300 फीट ऊपर, 300 मीटर ऊपर जो है वो एक ब्रिज देखने को मिलता है। हवा में बिल्कुल एक सस्पेंशन ब्रिज है ये। और सिंगल पॉली 193 मीटर का, ये जो इसकी हाइट है 193 मीटर है, और ये जो है वो 96 केबल्स को सपोर्ट कर रहा है। अब ये ब्रिज जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जो ट्रेन चलती है उसको सस्टेन कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको पता है कि जैसे-जैसे हाइट बढ़ती है वैसे-वैसे विंड की स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। तो ये 213 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो विंड चलती है उसको रेजिस्ट कर सकता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में एडवांस्ड डोका शटरिंग जो है वो टेक्नीक यूज़ की गई। स्पेन से लाई गई एक क्रेन थी, जिसके थ्रू जो है वो हमने इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की। इसके अलावा जेट मोड टनल बहुत न्यूज़ में रही, क्योंकि इसकी इनॉग्रेशन 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, और ये श्रीनगर और सोनमर्ग का जो रीजन है उसको कनेक्ट करती है। ऑल वेदर कनेक्टिंग टनल है ये। 8,650 फीट की हाइट पे है, और जितनी भी एवलांच प्रोन रीजन है सोनमर्ग वाले रीजन में, उन सबको बाईपास करती है। इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो 2,700 करोड़ है, और इसी के साथ में जो है वो एक जोजिला टनल 14 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही है। जोजिला पास के बारे में आपने सुना होगा, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू वाले रीजन को कनेक्ट करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एक बार नेशनल अफेयर्स देख लेते हैं। नेशनल अफेयर्स में लास्ट ईयर 76th रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया 26 जनवरी 2025 को। 76th रिपब्लिक डे था, और 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन कंप्लीट हुई। इसके अलावा प्रोबावो सुबिएंटो जो हैं वो चीफ गेस्ट थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और जो हमें पता है कि 26 जनवरी को परेड हमें देखने को मिलती है कर्तव्य पथ के ऊपर, उसके जो हैं वो लीडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार हमें देखने को मिले। और फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस टेब्लो, मतलब एयर, वाटर और लैंड के ऊपर जो तीनों सर्विसेज हैं उनका एक कॉमन टेब्लो हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम था सशक्त और सुरक्षित भारत। अपार्ट फ्रॉम दैट, डीआरडीओ के भी कुछ टेब्लो शोकेस किए गए, जिसमें इन्होंने प्रलय मिसाइल अपनी शोकेस करी, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ये अपने साथ 500 से 1000 केजी का पेलोड जो है वो कैरी कर सकती है।
इसके अलावा लास्ट ईयर 5000 आर्टिजन्स ने जो है वो भारतम जयति जय महाभारतम जो है वो एक परफॉर्म की, जिसमें 45 डांस फॉर्म्स इंक्लूडेड थी और फॉर द फर्स्ट टाइम जो एंटायर कर्तव्य पथ था वो कवर्ड था सभी आर्टिस्ट्स के साथ। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने 40 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए अलग अलग फॉर्मेशंस बनाने के लिए, जिसमें कि ध्वज, अजय, त्रिशूल, विजय जैसी अलग अलग एयर फॉर्मेशंस देखने को मिली, इंक्लूडिंग राफेल जिसने वर्टिकल चार्ली एक फॉर्मेशन जो है वो बनाई। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम 18th प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 2025 में हुई। इसका वेन्यू जो है वो हमें भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिलता है। 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में हुई और इसका थीम था जो वो है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। चीफ गेस्ट जो है वो क्रिस्टीन कार्ला कांगलो रहे, जो कि प्रेसिडेंट हैं त्रिनिडाद एंड टोबैगो के। 35 मिलियन जो है वो इंडियन डायस्पोरा ग्लोबली हमें देखने को मिलता है, जिसमें 15.85 एनआरआईज हैं और 19.57 जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस भी लॉन्च की, जो कि 3 वीक्स की एक ट्रेन है जो कि अयोध्या, रामेश्वरम, मदुरई, वाराणसी और कोच्चि जैसे स्थानों को कवर करेगी। इसके अलावा 5 प्लेटफॉर्म्स, 5 अलग अलग सेशन कंडक्ट हुए। डायस्पोरा यूथ लीडरशिप के बारे में बात हुई, माइग्रेंट स्किल्स के बारे में बात करी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जाए उसके ऊपर बात हुई, और वीमेन लीडरशिप एंड कल्चरल कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश किए जाएं, इसको लेके भी प्रवासी भारतीय दिवस में जो है वो ये जो कन्वेंशन है बात की गई। प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता है हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 2003 से हम इन द मेमोरी, जब महात्मा गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए? 9 जनवरी 1915 को। उसी को कोमेमोरेट करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए, एजुकेशन की अगर बात करें तो नो डिटेंशन पॉलिसी को जो है वो स्क्रैप कर दिया गया है। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या थी कि जो क्लास 5th और क्लास 8th के बच्चे थे, मतलब जब तक वो एलिमेंट्री एजुकेशन लेते थे तब तक अगर कोई बच्चा फेल होता है तो भी उसे सेम क्लास में नहीं बिठाया जाता था, अगली क्लास में शिफ्ट कर देते थे। तो अमेंडमेंट जो है वो आरटीई रूल में बनाई गई, राइट टू एजुकेशन रूल 2024 में। इसमें क्लास 5th और क्लास 8th को जो है वो इंक्लूड किया गया और ये कहा गया कि रेगुलरली एग्ज़ाम जो है वो हेल्ड किए जाएँ एनुअली, और जो फेल्ड स्टूडेंट हैं उनको री एग्ज़ाम का एक मौका दिया जाए 2 मंथ के अंदर-अंदर, और फिर अगर वो बच्चा दोबारा से फेल होता है री एग्ज़ाम में तो उसे सेम क्लास में ही हेल्ड बैक किया जाए। नो चाइल्ड एक्सपेल्ड टिल एलिमेंट्री एजुकेशन, 8th क्लास तक आपको किसी भी बच्चे को जो है वो स्कूल से नहीं निकालना है। इससे लगभग 3000 प्लस जो केवीज़, एनवीज़ और सैनिक स्कूल हैं वो अफ़ेक्ट होते हैं। और इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें नो डिटेंशन पॉलिसी, तो ये राइट टू एजुकेशन 2009 में जो सेक्शन 16 है वहाँ पे इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे थे कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इंक्लूड किया जाए, एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन तो सभी को प्रोवाइड की जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल एनरोलमेंट में जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। 6% एनरोलमेंट में कमी आई है 2018-19 से 2023-24 के बीच में। 2018-19 में जहाँ 26.36 करोड़ जो है वो एनरोलमेंट थी, 2023-24 में 24.8 करोड़ ही रह गई है। बॉयज़ की एनरोलमेंट में 4.87% फेल देखने को मिलता है, जबकि गर्ल्स के एनरोलमेंट में 4.48% की कमी देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से बॉयज़ अब 51.9% एनरोल हो रहे हैं स्कूल में और गर्ल्स 48.1% एनरोल हो रहे हैं। इसका जो की रीज़न था वो था लैक्डेशियल एनडीपी इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसमें बहुत केयरलेसनेस देखने को मिली। हम लोगों को उस तरह से अवेयर नहीं कर पाए और जो सिस्टम था उसको वैसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जो क्यूमुलेटिव कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन थी वो भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी और हम प्रॉपरली टीचर्स को भी ट्रेन नहीं कर पाए।
जो स्टेट बोर्ड्स थे उन्होंने भी मल्टी फॉर्मेटिव जो असेसमेंट थी उसको अबेंडन कर दिया कि बहुत सारे फेजेस में हम कंटिन्यूअस इवेल्युएशन और असेसमेंट नहीं कर सकते। और अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का टारगेट है कि 100% क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो हमें अचीव करनी है बाय 2030। तो स्कूल एनरोलमेंट को हमें इस चीज़ के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि ऑन द कंट्रेरी हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। अब देखिए 10,000 ह्यूमन जीनोम डेटाबेस से रिलेटेड जो एक प्रोजेक्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, वो हमें देखने को मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसे शुरू किया था और इसमें 10,000 इंडिविजुअल हमने 99 कम्युनिटीज़ से सिलेक्ट किए थे। और ये जो डेटाबेस है वो आईबीडीसी फरीदाबाद हरियाणा में स्टोर किया जा रहा है डाटा, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। इसमें जितने भी लाइफ साइंसेस से रिलेटेड डाटा है, जीनोम डाटा है या फिर बायोटेक्नोलॉजी की जो रिसर्चेस हैं उसका डाटा हम आईबीडीसी फरीदाबाद हरियाणा में जो है वो स्टोर कर रहे हैं। देखिए फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 2 तरीके से इसे कवर किया गया था। फ़ेज़ 1 में बेसिकली आप मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम कर रहे थे कि कौन-सी जीन आपके जीनोम सीक्वेंस में कहाँ प्रेज़ेंट है। अब फ़ेज़ 2 में जितनी भी सीक्वेंस्ड जीनोम है वो उनको आप दोबारा से स्टडी करेंगे कि कौन-सी जीन जो है वो कौन-सी डिज़ीज़ कॉज़ कर रही है या उसका क्या काम है बेसिकली, ठीक है? तो जो भी डिज़ीज़्ड पर्सन हैं उनके जीनोम के जो अलग-अलग जीन्स हैं उनको स्टडी करेंगे कि ये जीन जो है इस पर्सन में जो बीमारी है, ये क्या किसी जीन से रिलेटेड है और किस तरह से अफ़ेक्ट होती है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा कि हमें मेडिसिन में ज़्यादा प्रिसाइज़ तरीके से काम होता हुआ देखने को मिलेगा। जो एमआरएनए वैक्सीन है उन्हें अच्छे से डेवलप कर पाएँगे और जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हम फाइंड आउट कर पाएँगे। ओनली फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इस रिसर्च से रिलेटेड है, वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्टली रिलेटेड है। अब देखिए डीपी रूल बनाए गए हैं 2025 में मेटी के द्वारा, जो कि है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका एक ड्राफ्ट बनाया गया 2025 में, जिसमें सिटीजन्स को जो है वो डाटा इरेज करने का राइट दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना जो डिजिटल डाटा है उसके लिए भी नॉमिनी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। इसमें जो भी आपकी डाटा फिडेशियरी होगी उसको नोटिफाई करना पड़ेगा 72 आवर्स में अगर किसी के भी पर्सनल डाटा में ब्रीच देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है वो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा जिसके पास सिविल कोर्ट पावर्स होंगी और इसमें इंक्लूड होंगे जितने भी स्टार्टअप्स और एमएसएमईज़ हैं, इनके ऊपर थोड़ा कम बर्डन रहेगा जो आपके डिजिटल पर्सनल डाटा है उसको लेके। जो डिजिटल फर्स्ट डिज़ाइन है इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेसेस के लिए इस स्टेप को लिया गया है और इसमें क्रिटिसिज़्म ये देखने को मिलता है कि जो स्टेट्स हैं उनके लिए कुछ प्रोविज़न्स रिलैक्स किए गए हैं। बहुत ही वीकर सैंक्शंस लगाई गई हैं अगर किसी इंडस्ट्री के द्वारा आपकी डाटा ब्रीच देखने को मिलती है और ये भी कोई क्लियर रूल अभी तक नहीं बन पाया है कि इन केस ऑफ डाटा ब्रीच कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन एक्शन लेगा। अगर आपको डाटा रिमूव करवाना है तो आप किसको अप्रोच करेंगे। सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ ड्राफ्ट बट देयर इज़ नो क्लियर कट गाइडलाइंस और क्लियर कट पाथ टू डू अबाउट योर डाटा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इसरो ने थर्ड लॉन्च पैड अपना शुरू कर दिया है। अभी तक 2 लॉन्च पैड इसरो के देखने को मिलते थे श्रीहरिकोटा में, तो अब थर्ड जो है वो शुरू हो गया है। जनवरी 16 2025 को आपको ये इनॉग्रेट होता हुआ दिखा। देखिए ये सपोर्ट करेगा एनजीएलवी और एलएमवी-3 को। एनजीएलवी है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और एलवीएम-3 जो है वो आपके बेसिकली जो जीएसएलवी था हमारे पास मैक-3 हेवी लिफ्ट रॉकेट था। आपकी जो हेवी वेट की सैटेलाइट्स थी उनको ले जाने के लिए यूज़ होता था। इन दोनों को ही सपोर्ट करेगा और ये क्रूशियल है जो हमारा 2035 के लिए बेश भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का एक मिशन है उसके लिए और क्रूड मून मिशन 2040 के लिए।
अब जो NGLV है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये 30 टन तक का पेलोड ले जा सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, और ये जो है वो रीयूजेबल है। इसकी फर्स्ट स्टेज जो है वो बार-बार आप रीयूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 8th सेंट्रल पे कमीशन आपको देखने को मिला, 16 जनवरी 2025 को अप्रूव किया गया। इसमें बहुत सारी सैलरीज़ जो हैं वो रिवाइज़ कर दी गई, लगभग 50 लाख एम्प्लॉइज़ की, और अलाउंसेस जो हैं वो चेंज किए गए 65 लाख पेंशनर्स के। जो पे कमीशन है वो 1947 से चलता आ रहा है। लास्ट जो है वो 7th पे कमीशन था, तो जो 2016 में बना था। जो टोटल बजट है आपके 8th पे कमीशन का, वो 3984 करोड़ है। हमने पढ़ लिया 50 लाख एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करेगा, 65 लाख पेंशनर्स को बेनिफिट करेगा, और हर 10 साल में जो है वो पे कमीशन साइकिल रिवाइज होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एनवायरनमेंट एंड सोशल कुछ चीज़ें कवर कर लेते हैं। लगभग 440 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो एक्सेस नाइट्रेट पाया गया है ग्राउंड वाटर में। अब ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में रिलीज़ की गई, और इसमें एक्सेस नाइट्रेट पाया गया। अब फ्रॉम 359 जो है वो पहले डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए थे, अब 440 कवर किए गए हैं। नाइट्रेट्स के जो 20% सैंपल थे, उनमें 45 mg पर लीटर लिमिट से ज़्यादा नाइट्रेट देखने को मिला। 9% सैंपल्स में जो है वो फ्लोराइड आपको 1.5 mg पर लीटर देखने को मिला, और आर्सेनिक जो है वो 3.55 सैंपल्स में एक्सीड लिमिट से ज़्यादा देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूरेनियम जो है वो 6.6% सैंपल्स में 30 पार्ट पर बिलियन से एक्सीड होता हुआ देखने को मिला। अब देखिए, नाइट्रेट की कंटामिनेशन बेसिकली हम कहते हैं कि एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, उनके ग्राउंड वाटर में मिक्स होने से जो है वो नाइट्रेट की आपको कंटामिनेशन देखने को मिलती है। अब नाइट्रेट की कंटामिनेशन जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस वजह से होता है, नाइट्रेट की कंटामिनेशन से। फ्लोराइड की कंटामिनेशन से फ्लोरोसिस होती है, आपके दांतों में जो है वो येलो और ब्राउनिंग जैसी कलर की कलरेशन हो जाती है। आर्सेनिक से कैंसर या स्किन लाइजन्स देखने को मिलते हैं, और अगर यूरेनियम का क्रोनिक एक्सपोजर होता है तो किडनीज भी डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो 446.9 बिलियन क्यूबिक मीटर था, जबकि जो हमने एक्सट्रैक्ट किया वो 406 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी एक्सट्रैक्ट किया। यूज़ हमने 245 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी किया। अब देखिए, हाई रिस्क स्टेट्स हैं राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु और पंजाब, चाहे वो ग्राउंड वाटर की कंटामिनेशन हो, चाहे लो ग्राउंड वाटर लेवल हो। इसके अलावा जो है वो हमें माइग्रेशन हॉटस्पॉट देखने को मिले। 440.2 करोड़ जो है वो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स 2023 में हमने रिकॉर्ड किए, जिसमें 11.78% जो है वो कम माइग्रेशन देखने को मिली 2011 से। माइग्रेशन रेट जो है वो 28.88% था। न्यू हॉटस्पॉट कहाँ लोग माइग्रेट कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल, राजस्थान। टॉप डेस्टिनेशन जो है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, जबकि टॉप ओरिजिन जो है वो गुजरात, बिहार और कर्नाटका है। आई थिंक ये थोड़ा गलत लिखा गया है। टॉप ओरिजिन गुजरात, बिहार एंड डेस्टिनेशन गुजरात, बिहार एंड कर्नाटका, एंड टॉप ओरिजिन जो है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश थे। मुंबई टॉप डेस्टिनेशन सिटी रही, और वलसाड जो है वो टॉप ओरिजिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट रहा। मुर्शिदाबाद से कोलकाता जो है वो टॉप रूट रहा माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन बेसिकली शिफ्टिंग, आप काम के लिए, रहने के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो यूजीसी ने जो वाइस चांसलर की रिक्रूटमेंट के रूल्स थे उनको चेंज किया है। जो एसएससी चेयर करता है इस सारे प्रोसेस को, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है यूजीसी के द्वारा, जो चांसलर की नॉमिनेशन करता है। कोई मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है।
ये न्यू रूल है। नॉन एकेडमिक जो लोग हैं वो अब एलिजिबल हैं वाइस चांसलर की पोस्ट के लिए। कंसर्न इस चेंज की वजह से क्या है कि स्टेट की ऑटोनॉमी को ये कम करता है। आपको पता है एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, स्टेट और सेंटर दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बिना स्टेट से पूछे जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसके अलावा सीबीआई वर्सेस स्टेट कंसेंट एक कॉन्फ्लिक्ट चलता था कि जब भी सीबीआई की कोई रेड होती थी या किसी को उन्होंने पकड़ना होता था तो पहले स्टेट से जो है वो एक कंसेंट लेना पड़ता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में ये कहा कि किसी फ्रेश स्टेट कंसेंट की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पर्सन सेंट्रल ऑफिशियल के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर दर्ज है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या जर्नल कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या होता था कि कुछ स्टेट जो हैं वो अपना कंसेंट डिनाई कर देते थे कि इस पर्सन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। इन स्टेट्स में जैसे कर्नाटका, पंजाब, झारखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल थे। अब इन्होंने जो है वो अपना कंसेंट इससे विथड्रॉ कर लिया है। फिर भारत पोर्टल बनाया गया है एक, जिसको होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया जनवरी 7 2025 में। इसमें 5 मॉड्यूल्स टारगेट किए गए कि कनेक्ट, नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट एंड रिसोर्स। जितने भी क्रिमिनल होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो करप्शन करके या कोई घोटाला करके या किसी तरीके से जो है वो एक काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी करके एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, तो इसके थ्रू जो है वो कंट्रीज़ को हेल्प मिलेगी कि उस देश का जो क्रिमिनल है वो किसी दूसरी कंट्री से वापस ला सके। अब इसमें 19 इंटरपोल डेटाबेसेस के लिए जो है वो एक्सेस दी गई है और रियल टाइम इंटरफेस जनरेट किया गया है 195 कंट्रीज़ का। सीबीआई जो है वो इंडिया की इसमें अपना डेटा शो करेगी इंटरपोल के लिए, जो भारत पोल पोर्टल बनाया गया है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47th प्रेसिडेंट बने यूएसए के। हमने पहले भी कवर किया था, नवंबर में इलेक्शन हुए थे। इस जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो जेडी वेनिक बने और इंडिया के जो है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर वहाँ पे प्रेजेंट थे ड्यूरिंग द सेरेमनी। सेरेमनी जो है वो कैपिटल रोटुंडा में हुई, वाशिंगटन डीसी में। अब इन्होंने आते ही कुछ ऑर्डर पास किए, जैसे 78% जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे उन बाइडेन के, उनको इन्होंने रिवोक कर दिया। जो बाइडेन इससे पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति रहे, इन्होंने जो 1500 जनवरी 6 के डिफेंडेंट थे उनको पार्डन कर दिया। अब जनवरी 6 के डिफेंडेंट मतलब उस टाइम इलेक्शन की जो है वो काउंटिंग चल रही थी बेसिकली। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हाइट हाउस के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, बहुत सारी तोड़-फोड़ भी की। तो उनको जो है वो काफ़ी सख्त सज़ा दी गई थी। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के भी शामिल थे। तो उन्होंने आते ही बहुत सारे जो प्रिज़नर थे 6 जनवरी 6 डिफेंडेंट जिनको कहते हैं उनको पार्डन कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। जो ये पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी थी डब्ल्यूएचओ के साथ जो ट्रीटी थी, उन दोनों से यूएसए ने पुल ऑफ कर लिया है। इसके अलावा टिकटॉक को ज़्यादा 75 डेज़ के लिए और अलाउ कर दिया गया है। और इन्होंने जो है वो बर्थ राइट सिटीज़नशिप रूल जो था जूअस सोली 14th अमेंडमेंट के द्वारा जो बनाया गया था, उसको भी ख़त्म कर दिया है। मतलब जूअस सोली का मतलब है राइट ऑफ सॉइल, ठीक है? मतलब जहाँ आप पैदा हुए हैं, आप वहाँ के सिटीज़न हैं। और एक और राइट होता है जिसका नाम है जुअस सैंग्विनिस, मतलब राइट ऑफ ब्लड। अगर आपके पेरेंट्स इंडियन हैं तो आप चाहे अमेरिका में पैदा हुए हैं, चाहे यूके में पैदा हुए हैं, तो अगर आपको इंडियन सिटीज़नशिप बाय बर्थ थ्रू जस्ट सैंग्विश मिलती है तो मतलब आप इंडियन हैं, ठीक है? तो इस तरह की एक लिमिटेड सिटीज़नशिप जो है वो दी जाती है इंडिया की, लेकिन सभी को नहीं मिलती। अमेरिका में जो जूअस सोली एक रूल था उसको इवोक कर दिया गया है बाय बर्थ। अब वहाँ पे कोई भी जो है वो अमेरिका का सिटीज़न नहीं बनेगा। तो इसके अगेंस्ट कुछ लीगल चैलेंजेस भी हैं जो वो फेस कर रहे हैं वहाँ पे।
अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने कुछ ऑर्डर साइन किए गए हैं। इल्लीगल इमिग्रेशन हो रही थी जो यूएस और मेक्सिको बॉर्डर के बीच में, उसको इन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है और जो जितने भी क्रिमिनल कार्टेल हैं उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। जो पनामा कैनाल की कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें ट्रंप कह रहे हैं कि जो कैनाल है वो अमेरिका को वापस दी जाए। पनामा ने इसको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि ये यूएसए के द्वारा वैसे बनाई गई थी कैनाल 1904 से 1914 के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन करी है तो वो आपकी ही हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट सीके हचिंसन एचके जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है 2 पोर्ट्स के ऊपर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए गाज़ा के में जो है वो आपको पता है पैलेस्टीन गाज़ा का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसमें भी सीज़ फायर देखने को मिली। जनवरी 19 में 3 फेज़ डील की गई यूएस, कतर और इजिप्ट की मीडिएशन से। 46,000 प्लस लोग जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए। 1.9 मिलियन जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए लोग। तो 3 फेजेज़ में इस सीज़ फायर को कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ में जो 33 होस्टेज हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा। इज़राइल जो है वो अपनी पॉपुलेशन सेंटर्स जो हैं वहाँ पे दोबारा से उनको एस्टेब्लिश करेगा। फ़ेज़ 2 में जितने भी बचे हुए कैप्टिव्स हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा और जो इज़राइल है वो पूरी तरह से वापस आ जाएगा गाज़ा इज़राइल का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसमें से। और फ़ेज़ 3 में जो भी बॉडीज़ हैं जो मर गए हैं उनको रिटर्न किया जाएगा और 3 से 5 साल की जो है वो रिकंस्ट्रक्शन गाज़ा में देखने को मिलेगी फ्रॉम इज़राइल। तो इंडिया ने जो है वो फ़ेवर में वोट किया था। यूएनजीए में जो वोटिंग कंडक्ट की गई थी और इंडिया ने किस चीज़ के फ़ेवर में वोट किया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही हो, ठीक है? मतलब 2 जो कंट्रीज़ जिनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो डिसाइड करें, ना कि कोई थर्ड कंट्री उसमें जो है वो अपना सजेशन या मीडिएशन करे, ठीक है? ज़बरदस्ती करे एक किस्म से। उसके अलावा चाइना के सांगपो डैम एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है तिब्बत में और इसके लिए इन्होंने अप्रूवल दे दिया है दिसंबर 25, 2024 में। 60 गीगावाट का जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये बना रहे हैं। जो गॉर्ज डैम जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का डैम है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। इसकी लोकेशन जो है वो ग्रेट बेंड मेडोग तिब्बत के पास है और इसका रिस्क जो है वो इंडिया के लिए भी है क्योंकि जो युरलंग सांगपो इंडिया में एंटर करती है सियांग के नाम से और जॉइन करती है दिबांग एंड लोहित को और बनाती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है? तो अगर उसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी का पानी सारा ही जो है वो रोक लिया जाएगा तो कहीं न कहीं डाउनस्ट्रीम आपको फ्लड्स और जो है वो सूखा दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो चाइना जो है वो अपर रिवर एरिया में है और ये फ्लड और ड्राउट दोनों को कंट्रोल कर सकता है। अगर पानी को होल्ड करेगा तो ड्राउट आ जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा तो फ्लड्स आ जाएँगे। और 1950 में मेडोग क्वेक ऑलरेडी कॉज़्ड असम फ्लड्स। तो मेडोग में एक अर्थक्वेक ऑलरेडी आ चुका है। इतना बड़ा ग्रेविटी डैम आप बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं उससे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट भी अफ़ेक्ट होगी और उसकी वजह से जो है वो इंड्यूस्ड टेक्टोनिक प्लेट्स इंड्यूस्ड जो है वो अर्थक्वेक भी देखने को मिल सकता है। इंडिया ने जो है वो अपर सियांग में एचईपीएल अरुणाचल में जो है वो एक डैम बनाने की इसकी अगेंस्ट जो है वो शुरुआत की है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मेडोग रीजन कहाँ है। अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो इस तरह से आपको 7 सिस्टर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा यहाँ कहीं से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे शार्प यू टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है, फिर बांग्लादेश में और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो मेडोग रीजन जो है वो ये वाला रीजन है, ठीक है? अब देखिए ब्रह्मपुत्रा का अगर आप यहाँ पे फ्लो रोक देते हैं तो कहीं न कहीं इंडिया के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में थोड़ा-सा हम बात करते हैं। तो सिंगापुर विज़िट जो है वो बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए अ, अच्छी साबित हुई है। यहाँ पे 60th एनिवर्सरी मनाई गई सिंगापुर की एस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि इंडिया ही सबसे पहले था जिसने सिंगापुर को एक अलग से नेशन के तौर पे जो है वो मान्यता दी थी, माना था।
तो 8 एमओयूज़ इसमें साइन किए गए और ये जो विज़िट थी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की वो ओडिशा में देखने को मिली, जिसमें हमने ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एमओयूज़ साइन किए हैं और ये कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंडर जो विज़िट है वो कंप्लीट हुई। मालदीव में इंडिया ने जो है डिफेंस स्टोर बनाना शुरू किया है और वहाँ पे अपना जो डिफेंस स्टोर है उसको हैंडओवर किया है मालदीव को और जो मालदीव है उन्होंने अर्ज किया है कि एडवांस्ड एक था हार्बर भी जो है वो वहाँ बनाए उसकी एडवांसमेंट हो। कुछ एमओयूज साइन किए गए हैं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं फेज़ 3 में वहाँ पे इंडिया के द्वारा उसको कंप्लीट किया जाए। मालदीव जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया के लिए और इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर जो इनिशिएटिव है उसके लिए मालदीव्स की लोकेशन और मालदीव्स की फ्रेंडशिप इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इंटरपोल सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। देखिए फर्स्ट एवर सिल्वर नोटिस जो है वो जारी किया गया है और ये सिल्वर नोटिस होता क्या है, ये टारगेट करेगा जितने भी क्रिमिनल असेट ग्लोबली प्रेज़ेंट हैं उनको जो है वो आइडेंटिफ़ाई किया जाए और रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ को जो है वो वापस किया जाए। इनॉग्रेटेड एट गुआर्डिया डी फिएंजा इटली में और 52 कंट्रीज़ और जो टेरिटरीज़ हैं उसमें ये पायलट बेसिस के ऊपर कंडक्ट किया जाएगा। अप टू 500 सिल्वर नोटिसेस जो है वो पायलट फ़ेज़ में जारी किए गए हैं और इंडिया का एनसीबी जो है वो इंटरपोल के साथ काम करता है। सीबीआई ने भी इसे जॉइन किया है भारत पोल जो हमने पढ़ा उसके थ्रू। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अब हम एक बार बात कर लेते हैं। तो इसरो ने अपना स्पेस डेक एक मिशन है उसे इनिशिएट किया है। ये स्पेस डेक बेसिकली है क्या, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब आपने अपना जो स्पेस स्टेशन बनाने हैं उनकी डॉकिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया 4th ऐसी कंट्री है जिसने सक्सेसफुली स्पेस डॉकिंग अटेम्प्ट करी है। मतलब स्पेस में ही 2 सैटेलाइट हैं उनको आपस में जोड़ना है, ठीक है? और उनको अलग करना है। इस जो जोड़ने के प्रोसेस है इसे स्पेस डॉकिंग कहते हैं। उससे पहले यूएस, रशिया और चाइना के पास ही जो है वो ये टेक्नोलॉजी थी। दिसंबर 30, 2024 को इसे लॉन्च किया गया पीएसएलवी C60 के द्वारा और 99th लॉन्च था ये श्रीहरिकोटा से 475 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो है वो स्पेस डेक्स को लॉन्च किया गया था। इसमें 2 जो है वो चीज़ें हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक SDX-01 जो कि चेज़र है और SDX-02 जो कि टारगेट है। ये एंड्रोजिनस डिज़ाइन है, मतलब 2 अलग-अलग डिज़ाइन हैं। आइदर कैन एक्ट एज़ एक्टिव स्पेसक्राफ्ट। अब जो चेज़र है वो चेज़ करेगा और जो टारगेट है वो बेसिकली एक हाई स्पीड पे मूविंग सैटेलाइट होगी। तो जो चेज़र है वो उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसके साथ लॉक इन करके डॉक करेगा, ठीक है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कार जो है वो चेज़र है और जो उसको पार्क करने का स्पेस है वो टारगेट है। तो कार जो है वो अलग-अलग हिट एंड ट्रायल मेथड से डॉक होती है, वहाँ पे लगती है पूरे अच्छे तरीके से। तो उसी तरह से ये 2 स्पेसक्राफ्ट भी काम करेंगे। की टेक्नोलॉजीज़ इसमें जीएनएसएस, आरओडीपी प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा, इंटर सैटेलाइट मैकेनिज़्म यूज़ किए जाएंगे, लेज़र रेंज फाइंडर लेज़र के प्रिसिज़न के थ्रू जो है वो आप फाइंड करेंगे चीज़ें। प्रॉक्सिमिटी एंड डॉकिंग सेंटर्स होंगे जो एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि येस इट इज़ राइट टू डॉक नाउ, ठीक है? सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चंद्रयान 4 के लिए या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हम 2035 में लॉन्च करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं उसके लिए, या इंडिया का जो क्रू मिशन है मून के लिए 2040 का जो हमने टारगेट लिया है उसके लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एक बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं वो देख लेते हैं। तो गूगल ने एक विलो क्वांटम चिप जो है वो लॉन्च की है। गूगल विलो चिप इसे कहा जा रहा है। दिसंबर 9, 2024 को ये लॉन्च की गई और ये जो है वो उस कॉम्प्लेक्स जो आपके पास मैथ्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कैपेबल है।
गूगल की ये जो विलो चिप है ये बेसिकली इतना फ़ास्ट जो है वो सुपर कंप्यूटर है, मतलब सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा फ़ास्ट है। जैसे कि अगर सुपर कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स मैथ की एक जो सिचुएशन होती है, इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व करने के लिए 10 सेप्टिलियन 10 रेज़ टू पावर 25 स्टेप्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए ले रहा था, तो ये जो है वो 5 मिनट में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो एक्स्पोनेंशियल एरर रिडक्शन जो है वो इसमें देखने को मिल रही है। जो आपके पास सुपर कंप्यूटर्स है वो जैसे सिंपल 0-1 वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ये क्यूबिट्स को यूज़ करता है। क्यूबिट, ठीक है? क्यूबिट स्केल यूज़ करता है और ये यूज़ करता है सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट्स नियर एब्सोल्युटली ज़ीरो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और साइंस टेक में पार्कर सोलर प्रोब के बारे में पहले पढ़ा होगा, कि ये जो है वो दिसंबर 24, 2024 को जो है वो सन के क्लोज़ेस्ट एवर सबसे नज़दीक से पास किया 3.8 मिलियन माइल्स अबव सरफेस, और इसकी स्पीड जो है वो 4,30,000 माइल्स पर आवर है। तो ह्यूमन्स के द्वारा जो बनाया गया कोई फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है वो पार्कर सोलर प्रोब है। इसे अगस्त 12, 2018 में लॉन्च किया गया था और 21 ऑर्बिट्स जो हैं वो ये कंप्लीट करेगा 2024 तक, ठीक है? इसके बाद हाइड्रोजेल कैंसर थेरेपी बनाई जा रही है आईआईटी गुवाहाटी और बोस इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें जो है आपको पता है कि कैंसर थेरेपी में बहुत सारी कीमोथेरेपीज़ यूज़ होती हैं, और उसके अलावा भी जो है वो रेडियोथेरेपी यूज़ होती है। तो उससे जो है आपके जो नॉर्मल सेल हैं वो भी अफ़ेक्ट होते हैं बॉडी के। इसमें आप क्या करेंगे कि हाइड्रोजेल ही डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे विद डोक्सोरिबोसिल्स, जो 75% ट्यूमर को रिड्यूस कर देता है 18 डेज़ में। जो इसका प्री क्लिनिकल ट्रायल है वो ये बताता है कि 18 डेज़ में 75% ट्यूमर्स को ये डिक्रीज़ कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये डायरेक्टली ट्यूमर के पास ही इंजेक्ट किया जा रहा है तो हेल्दी सेल्स को कम अफ़ेक्ट करेगा। ये एक्टिवेट करता है जो एलिवेटेड ग्लूटाथायोन लेवल हैं ट्यूमर सेल के, और मिनिमाइज़ करता है जितने भी साइड इफ़ेक्ट आपके कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से आ रहे थे। So it's a good advancement in the field of health. So let's move on to sports world. फटाफट से हम जो इम्पोर्टेंट हैं वो कवर कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2024 में जो है वो 4 अवॉर्डीज़ को सम्मानित किया गया। गुकेश डी चेस से रिलेटेड हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक हैं और मनु भाकर जो है वो शूटिंग से रिलेटेड हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल विनर जो है वो जेन स्किनर इटली के रहे हैं और इन्होंने बीट किया था अलेक्जेंडर ज़ेवारर को। थर्ड ग्लैम स्लैम टाइटल है इनका। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 विमेन सिंगल विनर जो हैं वो मेडिसन की हैं यूएसए के, और ये जो है इनका फर्स्ट एवर ग्रैंड स्लैम टाइटल है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 के विनर जो हैं वो वेस्ट बंगाल की टीम रही है। इन्होंने केरला को बीट किया है। और बीडब्ल्यूएफ इंडिया ओपन 2025 में मेंस एंड वीमेन सिंगल्स के टाइटल रिस्पेक्टिवली विक्टोर एक्केल्सन रहे हैं मेंस में डेनमार्क के। थर्ड इंडियन ओपन जो हैं वो इन्होंने प्ले किया था, थर्ड इंडियन है 10 साल में जिन्होंने ये टाइटल जीता। और वीमेन में एन सेन योंग जो हैं साउथ कोरिया की, उन्होंने बीडब्ल्यूएफ टाइटल जीता है। टाटा मुंबई मैराथन 2025 किसने जीती? तो मेन में जो है वो बेरहेन टेस्फे ने जीती और वीमेन में जोयश चेपकेमोई टेले ने, केन्या की ये लेडी हैं, इन्होंने विन की है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स हम एक बार देख लेते हैं। 9th चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। इनका टेन्योर 3 साल का रहेगा टिल दिसंबर 2027। न्यू चेयरमैन इसरो के एंड स्पेस मिशन के जो है वो डॉक्टर वी नारायणन हैं। इन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ को जो है वो सक्सीड किया है। उसके बाद न्यू सीईओ यूआईडीएआई के जो है वो भुवनेश कुमार बने हैं। आईएएस हैं ये 1995 के बैच के और उत्तर प्रदेश कैडर से। फिर डीजी आपके सीआरपीएफ की जो है वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं, 1991 बैच के आईपीएस हैं, असम मेघालय कैडर के।
फिर जो है वो सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है IORA के, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं संजीव रंजन। ये 1993 के IFS बैच के ऑफिसर हैं। और न्यू सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है एशोकैम के मनीष सिंघल। इन्होंने जो है वो दीपक सूद को सक्सीड किया है। एसोचैम आपके पास बेसिकली एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है, जिसे 1920 में एस्टेब्लिश किया गया था। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, पद्म अवार्ड आपको पता है हर साल दिए जाते हैं। तो लास्ट ईयर टोटल 139 पद्म अवार्ड दिए गए। इसमें से 7 जो है वो पद्म विभूषण अवार्ड थे, 19 पद्म भूषण अवार्ड थे और 113 जो है वो पद्मश्री अवार्ड है। आपको पता है इतने सारे नाम आप याद नहीं कर सकते। तो जो नोटेबल पद्म विभूषण अवार्डी हैं 7, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। श्री दुर्वूर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन से रिलेटेड हैं, तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड हैं, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। फिर जस्टिस जगदीश सिंह खेहर पंजाब से रिलेटेड हैं ये, और पब्लिक अफेयर के लिए इन्हें जो है वो पद्म विभूषण दिया गया। फिर श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, इन्हें आर्ट के लिए जो है वो पद्म विभूषण दिया गया, गुजरात से रिलेटेड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें भी आर्ट के लिए पद्म विभूषण दिया गया, कर्नाटका से रिलेटेड हैं। श्री MT वसुदेवन नायर जो हैं, इनको पोस्टोमिसली लिटरेचर और एजुकेशन के लिए केरला से रिलेटेड हैं, अवार्ड दिया गया। और श्री ओसामू सुजुकी, इनको भी पोस्ट थॉमसली जो है वो अवार्ड दिया गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, जापान से रिलेटेड है। आपको पता है मारुति सुजुकी, तो सुजुकी जो है वो जापान की कंपनी है, मारुति इंडिया की। श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी पोस्ट थॉमसली आर्ट से रिलेटेड ये पर्सनैलिटी हैं, बिहार से हैं, पद्म विभूषण दिया गया। इसके अलावा की ऑब्ituaries अगर आप देखें तो जिमी कार्टर 39th US प्रेसिडेंट थे, नोबेल प्राइज अवार्डी हैं 2002 के। इनकी डेथ हो गई दिसंबर 29, 2024 को। और डॉक्टर R चिदम्बरम जो है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इनकी भी जो है वो डेथ आपको लास्ट ईयर देखने को मिलते हैं। ये चेयरमैन रहे AEC के, और इन्होंने पोखरण 1 and 2 में जो कंडक्ट किए गए थे ट्रायल, उनके ये लीडर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हम एक बार इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं मार्च 2025 के। तो मार्च 4 नेशनल सेफ्टी डे, मार्च 8 इंटरनेशनल वीमेन डे, UN डे फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। मार्च 10 CISF राइजिंग डे, मार्च 15 वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, मार्च 16 नेशनल वैक्सीनेशन डे, मार्च 18 Ordnance Factories Day, March 20 International Day of Happiness, March 21 World Forestry Day, International Day for Elimination of Racial Discrimination, March 22 World Water Day and March 24 World Tuberculosis Day। तो ये सब आपको एक बार पता होने चाहिए। इनके थीम्स भी होते हैं, दैट विल कवर इन सम अदर वीडियो। अब देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक बार क्विक फैक्ट रिवाइज करते हैं। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 39A। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से ईयर में ऐड की गई थी? तो आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। उसके बाद जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया? 12 अक्टूबर 1993 में। पार्ट 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है इमरजेंसी से रिलेटेड है। इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसने फिक्स किया था कि काउंसिल साइज कितना होगा, मिनिस्टर्स कितने होंगे एक काउंसिल में किसी की भी स्टेट में। तो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी स्टेट की लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो 70 आपके पास टोटल सीट्स हैं, तो 70 का जो 15% है, केवल उतने ही मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखते हैं कि 10.5, तो लगभग 11 मिनिस्टर जो हैं वो हो सकते हैं इस लोकसभा असेंबली में। आर्टिकल 111 जो है वो प्रेसिडेंट को किस चीज़ की पावर देता है? गिव असेंट और टू विदहोल्ड असेंट टू अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, काइंड ऑफ विटो पावर।
तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस पोर्शन ऑफ मार्च 2024. इट्स अ रैप. थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कल मिलते हैं, तब तक कीप स्टडिंग हार्ड. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच.